आरजेडी के पास जाना है, कंचना यादव, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। मैं पहले कंचना यादव तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन राजनीति तो अपने तरीके से चलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, आप बार बार बोले, मतलब फॉरेन मीडिया में इंटरव्यू दिया राहुल जी ने और ये कहने का प्रयास किया कि ये सरकार तो गिर जाएगी। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं G7 में हम मजबूत देश हैं, ये सरकार मजबूत है, और राहुल गांधी एक अखबार को इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, गिर जाएगी, ये चलने वलने वाली नहीं है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है, इनको जब ऑर्डर आया था ना सरकार में नहीं, ये अपडेट नहीं है, इनको नहीं थे, गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो। एक मिनट दीजिए, नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड, अरे कंचना जी बोलेंगे, जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पिटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। दिस इज नॉट जोक, ये जोक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पिटिशनर उसको खारिज करवाए, वो आप एक आपको नहीं पता पता बीजेपी के साथ सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया, सीना ठोक कर बोले आरक्षण। मैडम मैं सीना ठोक के सबको कहता हूं, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मेरे को रोहन गुप्ता की बात भी जाना है। मैडम क्या बात कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, जवाब दीजिए लालू जी महिला आरक्षण के खिलाफ। मेरा निवेदन है, एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखें। देखिए एक सेकंड आपके बीच में बोले, मैंने उनको रोक दिया मैडम। आप ही बोले। थैंक यू फिर से दैट्स अ गुड जेस्चर। ओके, बोलिए मैडम, प्लीज आप बोलिए। आरक्षण बढ़ा, लगातार हमने मांग की केंद्र सरकार से उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। क्यों नहीं डाली इनकी केंद्र की सत्ता, क्यों नहीं डाली? वो चाहते थे कि उसको क्वेश कर दिया जाए, वो चाहते थे ओबीसी एक सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है। एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं रोहन जी के पास चले जाता हूं। बड़ी सारी बातें हो गई लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बोला कि जब चुनी हुई सरकार है, 290 वाली सरकार है, 294 वाली सरकार है, तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो नंबर भी नहीं है। अगर मतलब मैं मानूं आप बिहार को भी तोड़ लें, मतलब आप आरजेडी को भी जेडीयू को भी तोड़ लें, टीडीपी को भी अपने पास ले जाएं, तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लोग। देखिए, हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं। तो फिर काहे कह रहे थे राहुल जी? सुनिए, आप पूरी बात सुनना सीख लीजिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस इनको अहंकारी बोल रही है, जिस तरह से आरएसएस इनको सबक सिखा रही है, इनके ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अहंकार तो आजकल आप आरएसएस को सुन रहे हैं, भरे हुए हैं और इनको हर बात पर ये जो 100-150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए थे ना, अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मैं रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार अभी सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में, तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप? पहली बात तो जो मतलब मन में ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, तो आप डरा के रखना चाहते थे। देखिए, परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले
जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, पर आपने 1989 से आएंगी। मैं यही कहूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार करे तो फेल हो गया, और 35% वाले 40% लाते, अरे वो तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनता से बचा? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में 50-50 सीटें बढ़ेगी। ये खुश है, लेकिन अगली हम बार भी खुश 50 हो गई तो 150 पहुंच जाएगी हैं। भाई कांग्रेस। साहब ऐसे नहीं होगी ना। आप उनकी कौन सी सरकार रिपीट हुई मुझे बताइए। आज मैं एक और एक चीज कहना चाहूंगा अमीश भाई, देखिए जनादेश का ये स्वीकार फैक्चुअल करना है कि उनकी सरकारें चाहिए। और repeat कब आज होती इन्होंने तय किया हुआ था कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है। जो 50 से 99 हो गए, खुश हो गए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, नहीं जरूरी है, मैं बीच में नहीं बोला किसी का। मैंने नॉन आराम से स्टैंडिंग मेरी नहीं, बात नहीं, अमीश भाई मैंने मेरे नॉन कभी बीच में स्टैंडिंग नहीं बोला। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाती है। गुजरात में 25 साल है। एग्जैक्टली। और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए के अंदर 20 कि साल से 15 ऊपर है। साल के ये सब बाद hard facts है। पहली नहीं, बार नहीं, यह नहीं, हुआ है देश के इतिहास में, दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एनडीए गठबंधन जैसे गठबंधन को देश ने चुना है। बिल्कुल। हमको उसका गर्व होना चाहिए। राजेश गुप्ता जी, रोहन गुप्ता ने बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई, ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे हैं इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आपने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं कब बोला प्राइम मिनिस्टर ने? मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन लगाई देता है। नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला, नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते? नहीं बोला ही नहीं, माता जी द्वारा ही बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा उसी यूपी के अंदर, उसी